मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत बढ़िया हूं। दोस्तों, तो आज 11th केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार जबरदस्त एक चैप्टर आने वाला है आपके सामने, जिस चैप्टर का नाम है थर्मोडायनामिक्स। जी हाँ, थर्मोडायनामिक्स। इतना आनंद आएगा ये चैप्टर में, इतना मजा आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चैप्टर पूरा आपको मजे में लगे तो आपको बने रहना है मेरे साथ और देखते रहना है वीडियो अंत तक। जी हाँ, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स, है ना। आज अपन एक नया सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स, जो कि 11th केमिस्ट्री का है। अच्छा जी हाँ दोस्तों, ये थर्मोडायनामिक्स 12th माफ कीजिएगा, ये 11th का ये फिजिक्स में भी थर्मोडायनामिक्स है। मतलब थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ना है और थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी पढ़ना है। बट कोई बच्चे बोलेंगे सर जब दोनों में पढ़ना था थर्मोडायनामिक्स तो पढ़ाया क्यों जा रहा है। ये दोनों विषय में, दोनों सब्जेक्ट में फर्क है भैया। फिजिक्स कुछ और कहता है, केमिस्ट्री कुछ और कहता है, ये थर्मोडायनामिक्स को लेकर के, है ना। तो अगर हम लोग ये चैप्टर का बात करें थर्मोडायनामिक्स का, तो थोड़ा गौर से आप समझेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज है ना। ये रख लीजिए सर जी आप। देखिए आज नया नया चौक भी लाए हैं, देखिए रंग बिरंगा चौक भी लाए हैं थर्मोडायनामिक्स को पढ़ने के लिए। आज देखिए है ना, आप एक कलर, दो कलर, अरे भाई यार इतना कलर चौक का आ गया है। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा चौक से लिखे और कौन सा नहीं लिखे। ये देखिए आपके सामने, अरे क्या बात है, नया नया डस्टर भी आ गया। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। चलिए, संजीत को धन्यवाद। हाँ संजीत कुमार, आपको बहुत धन्यवाद है ना। आप नहीं होते तो ये डिफरेंट कलर का चौक नहीं होता। चलिए, तो हम बात करेंगे ये थर्मोडायनेमिक्स को। अब आते हैं चैप्टर की तरफ। हाँ, तो अगर ये थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम बात करें ना दोस्त, तो कितना मजेदार चैप्टर है ना। अभी तेरे को हम बताते हैं कुछ, है ना, इसके बारे में कुछ बेसिक बात कर लेंगे, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, है ना। अच्छा, आप कंफ्यूज नहीं होगे कि ये थर्मोडायनेमिक्स बेटा हम पढ़ाने वाले केमिस्ट्री वाला, है ना, ये पढ़ाने वाले केमिस्ट्री वाला, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यही थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी पढ़ना है, ठीक। और दोनों में थोड़ा सा फर्क है भाई, है ना। कहाँ फर्क है, जब लेक्चर जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। तो बेटा ये अगर थर्मोडायनेमिक्स का हम बात करें, केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स का अगर हम बात करें, तो ये बेटा दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक थर्म है और एक डायनामिक है। आप भी जानते हैं ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, एक थर्म है और बेटा क्या है दूसरा, डायनामिक्स है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि थर्म का मतलब क्या होता है ना। आपको पता है कि ये थर्म का मतलब बेटा होता है क्या, हीट, है ना। ये हीट जिसको हम लोग एनर्जी का भी एक फॉर्म हम लोग कह सकते हैं, है ना। तो हम लोग, और ये डायनामिक्स का मतलब होता है बेटा चेंजेस, है ना। यहाँ पे चेंजेस अपन बोल सकते हैं, चेंजेस। मतलब ये चैप्टर में हम लोग हीट का चेंजेस देखेंगे, हीट का इंटर कन्वर्जन देखेंगे, या यू कैन से दैट कि एनर्जी का इंटर कन्वर्जन देखेंगे। तो भाई अगर ये थर्मोडायनेमिक्स का हम लोग बात करें कि ये थर्मोडायनेमिक्स क्या बता रहा है ना, ये क्या बताता है थर्मोडायनेमिक्स, क्या इसका मतलब क्या है, तो सिंपली आप क्या करोगे, ये थर्मोडायनेमिक्स एक साइंस का ब्रांच है भाई, है ना। अपन एक साइंस का ब्रांच है जो बताता है, जो डील कर रहा है अपन को, है ना, जो बताने का काम कर रहा है, जो डील्स करता है क्या, है ना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी,
ये जो बताने का काम कर रहा है वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ व्हाट बेटा, एनर्जी एंड देयर है ना इंटर कन्वर्जन है ना, ये आप है। अब ये चैप्टर में पूरा हम लोग ये जानेंगे कि भाई ये एनर्जी का कितना अलग अलग फॉर्मेट है, इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। और ये इंटर कन्वर्जन का मतलब आप जानते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जो कन्वर्ट हो रहा है। तो बेटा कोई तरह से पूछेगा थर्मोडायनेमिक्स क्या बता रहा है, तो आप सिंपली क्या बताओगे, एक साइंस का ब्रांच है जो बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, अलग अलग फॉर्मेट ऑफ एनर्जी या यू कैन से दैट हीट के बारे में, और उसका इंटर कन्वर्जन कैसे होगा, है ना, इसके बारे में बता रहा है कौन, थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन बेटा ये थर्मोडायनेमिक्स में एक बड़ा प्रॉब्लम है, बड़ा लिमिटेशन है ना। लिमिटेशन क्या है, उसके पहले ये थर्मोडायनेमिक्स का यूजेज हम लोग कर लेते हैं कि भाई ये थर्मोडायनेमिक्स का कहाँ कहाँ क्या क्या यूज हो सकता है ना। उसके बाद इसका हम लोग एक और पॉइंट जानेंगे जिसको हम लोग कहेंगे क्या, लिमिटेशन, है ना, TATION, है ना, लिमिटेशन जानेंगे। अगर इसका हम लोग यूज बात करेंगे भाई, तो इसका यूज कि कोई भी रिएक्शन, थर्मोडायनेमिक्स ये बता देगा कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा। अब सबसे बड़ा बात है भैया, ये फिजिबल का मतलब क्या होता है। फिजिबल का मतलब सिंपली अगर एक एग्जाम्पल से अपन समझें तो तेरे से हम पूछेंगे भाई आप बताओ मेरे को कि क्या वाटर जो है वो 20 डिग्री पे बॉयल करेगा कि नहीं करेगा। अब बताओ मेरे को, क्या वाटर जो है वो 20 डिग्री पे बॉयल करेगा, 10 डिग्री पे बॉयल करेगा, नहीं करेगा। आपको कैसे पता चल गया भैया, हाँ क्योंकि आपने क्या पढ़ रखा है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखा है, ठीक। कोई भी रिएक्शन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, ये थर्मोडायनेमिक्स बताने वाला है। समझ में आ रहा है ना क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में बताता है, फिजिबिलिटी ऑफ यू कैन से दैट, ये रिएक्शन के बारे में बता रहा है कि पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अगर आपको जानना है तो आपको ये थर्मोडायनेमिक्स के साथ रहना होगा, ठीक। ये क्या बताता है ना, ये प्रिडिक्ट करता है, ये क्या प्रिडिक्ट का मतलब आप भी जानते हैं, है ना, भविष्यवाणी करता है, प्रिडिक्ट करता है क्या, प्रिडिक्ट द एक्सटेंट, predict the extent to which chemical reaction occur, है ना। मतलब कि कोई भी रिएक्शन कितना हद तक हो सकता है ना। अगर इसके बारे में जानना है तो आपको ये थर्मोडायनेमिक्स के साथ बने रहना है ना। जैसे मान के चल आपके सामने एक रिएक्शन ले रहे भैया, ए से जो है वो बी बन रहा भैया, है ना। एक रिएक्टेंट था, कन्वर्ट हुआ कहां पे बेटा, बी में कन्वर्ट हो पा रहा था, है ना। तो यहां पे कुछ एनर्जी रिलीज हो रहा होगा या एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा होगा, हम लोग आगे समझेंगे, है ना। अब ये क्या कितना हद तक ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो पाएगा, अगर ये सब चीज जानना है तो यू हैव टू टच विद दिस चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ये थर्मोडायनेमिक्स का, कि साला ये थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, ये थर्मोडायनेमिक्स भाई देख रहे हैं ना आप कैसे कैसे कर रहे हैं, आप टच में रहना मैं पहले ही दिन से कंफ्यूज थर्मोडायनेमिक्स देख यहां से हम ऐसे लाए, हाँ ऐसे करके यहाँ ला रहे बेटा, उधर जगह नहीं था, इसी वजह से हम लिमिटेशन का बात कर रहे हैं। हाँ कि ये थर्मोडायनेमिक्स का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या है कि ये साला थर्मोडायनेमिक्स जो है ना वो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बता पाता बेचारा, है ना। अब ये सर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है भाई, तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि कोई एक केमिकल रिएक्शन है, जैसे मान के चल ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, तो भैया ए से बी जाने में कुछ समय लगेगा कि नहीं लगेगा, आप मेरे को ये बताओ। भाई दुनिया का कोई भी ऐसा रिएक्शन नहीं है जिसमें समय नहीं लगता होगा। तो भाई आपके सामने ए एक रिएक्टेंट था, बी एक प्रोडक्ट है, तो ए से बी गया, कितना समय लगेगा। अगर हम ये थर्मोडायनेमिक्स से पूछेंगे, हाँ थर्मोडायनेमिक्स से हम ये पूछेंगे कि क्या ए से बी पॉसिबल है, क्या बनना पॉसिबल है, तो थर्मोडायनेमिक्स बोलेगा हम, है ना, हम बताएंगे।
मतलब ये फिजिबिलिटी पॉसिबिलिटी के बारे में बता देगा। लेकिन ये थर्मोडायनेमिक्स से साला हम पूछे अगर कि आप मेरे को ये बताओ कि ए से बी में गया तो कितना समय लगा, बताओ बताओ कितना समय, 1 घंटा 2 घंटा, बेचारा ये थर्मोडायनेमिक्स ऐसे करेगा। जय हो, हमको पता नहीं है। मतलब क्या है कि ये लिमिटेशन एक सबसे जबरदस्त लिमिटेशन क्या आता है कि ये जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता पाता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में नहीं बता पाता है कि कितना देर लगेगा ए से बी बनने में, थोड़ा सा हो जाता है। अब ये रेट ऑफ रिएक्शन को बताने के लिए भाई रिएक्शन है, समय लग रहा, जानना तो जरूरी है अपन को कि कितना समय में प्रोडक्ट बन रहा भैया। तो ये चीज को जानने के लिए, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को जानने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा क्लास 12 तक। क्लास 12 में एक चैप्टर आएगा केमिस्ट्री में, जिस चैप्टर का नाम है बेटा केमिकल कैनेटिक, और यही चैप्टर जो है वो आपको ये बता देगा कि कोई भी रिएक्शन जो है वो कितना समय में प्रोडक्ट बना पाता है। मतलब इसका लिमिटेशन आपको समझ में आ गया। ठीक, चलिए ये लिमिटेशन हो गया है ना। अच्छा, ये भी नहीं बता पाता है कि किस पाथ से रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पा रहा, मतलब किस पाथ से ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो पा रहा है ना, ये नहीं बता पा रहा थर्मोडायनेमिक्स। तो फिलहाल ये थर्मोडायनेमिक्स का कुछ बेसिक बात हो गया। अब हम लोग करते हैं क्या भाई, अपन क्या करते हैं कि कुछ अपन जो है कुछ टर्म जानते हैं। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, थर्मोडायनेमिक्स का यूजेज क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का लिमिटेशन आपके सामने है ना। जैसे आपको छापना होगा आप छाप लेंगे, ये थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स अबाउट द क्या क्या कहाँ लिखा है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर इंटर कन्वर्जन, हो जाएगा आपका। सेकेंड पॉइंट आप लिख लोगे है ना, कि क्या लिखोगे है ना, इसका यूजेज क्या है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन के बारे में। ये क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है कितना हद तक प्रोडक्ट बन सकता है, रिएक्शन हो सकता है। इसका लिमिटेशन क्या है ना, इट डज नॉट है ना एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन है ना, एंड इट डज नॉट एक्सप्लेन द पाथ ऑफ द रिएक्शन। चलो अब हम लोग कुछ टर्म पढ़ते हैं छोटा छोटा थर्मोडायनेमिक्स का है ना। चलो देखते हैं क्या है, बड़ा आनंद चैप्टर लगेगा है ना। चलो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं भाई। आप लोग तो लॉकडाउन का इतना मज़ा उठा रहे हैं, इतना मज़ा उठा रहे हैं है ना, जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और ये लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा परेशान तो हो रहे हैं वो कुछ टीचर हैं बेचारे है ना। ओहो, चलिए बेटा आपके सामने हेडिंग आप बनाओगे कुछ टर्म है ना, कुछ टर्म है ना। अब यहां से चैप्टर स्टार्ट होगा बेटा है ना। कुछ थर्मोडायनेमिक्स जानने के लिए कुछ अपन को कुछ बेसिक टर्म जानना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सा टर्म है थोड़ा हम लोग देख लेते हैं भाई। अच्छा बेटा अगर तेरे से पूछेंगे ना हम, कि अगर आपसे हम पूछे कि भाई ये यूनिवर्स, ये पूरे ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स, अगर आपसे हम पूछें कि ये पूरे यूनिवर्स जो है वो कौन से चीज़ों से मिल करके बना है तो आप बताओगे सर ये यूनिवर्स में हम हैं, आप हैं, जिससे रिकॉर्ड कर रहे वो भी होगा, पेड़ पौधा है, बर्ड्स हैं, जानवर है, पता नहीं क्या क्या है ना भाई। वो तो है ही, लेकिन यहाँ पे ये थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है कि अगर आपको यूनिवर्स के बारे में जानना है तो आपको दो चीज जानना पड़ेगा है ना। एक जानना पड़ेगा सिस्टम जानना पड़ेगा, और दूसरा जानना पड़ेगा सराउंडिंग जानना पड़ेगा बेटा है ना। एक सिस्टम और दूसरा क्या, सराउंडिंग है ना। मतलब ये सिस्टम और सराउंडिंग को मिला दो तो ये आप क्या क्या बन जाएगा, यूनिवर्स बन जाएगा। अब सबसे बड़ा बात है भैया क्या, कि ये सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, सबसे बड़ा बात है। तो हम लोग हेडिंग बनाते हैं सिस्टम है ना। तो पहला जो टॉपिक आने वाला है वो है बेटा आपका सिस्टम। वो है क्या, आपका सिस्टम है ना। तेरे से कोई पूछेगा कि ये सिस्टम क्या होता है ना, तो हम लोग इसको बता सकते हैं क्या, सिस्टम क्या बता सकते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स,
इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ये यूनिवर्स का पार्ट है ना, यूनिवर्स का पार्ट है ना, इन विच जहां पर ऑब्जर्वेशन इज मेड, ऑब्जर्वेशन OBSERVATION, ठीक है कि गलत है? ऑब्जर्वेशन आर मेड, है ना। ये आपका हो गया सिस्टम। एक एग्जाम्पल लेंगे, हाँ आपको टेंशन नहीं लेना है, अब एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि ये सिस्टम क्या कहलाता है ना। दूसरा क्या है आपके सामने, दूसरा जो टॉपिक है बेटा सराउंडिंग, है ना। आपके सामने दूसरा जो टर्म है वो क्या है बेटा, सराउंडिंग। चलो, ये सराउंडिंग क्या है कि अगर ये यूनिवर्स में से अगर सिस्टम को हटा दो, ये पूरे यूनिवर्स में से अगर सिस्टम को हटा दो तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। मतलब क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, है ना, एक्सक्लूडिंग व्हाट, सिस्टम। सिस्टम को अगर छोड़ दो तो जो बच जाएगा यूनिवर्स का पार्ट वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा। मतलब रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, है ना, एक्सेप्ट सिस्टम, सिस्टम को छोड़ करके, है ना, ये एक्सक्लूड सिस्टम यू कैन से। जैसे कि एग्जांपल से इसको हम लोग समझते, सिस्टम और सराउंडिंग क्या है। क्या, एक एग्जांपल से लेते, मान के चलिए कि ये आपका क्लासरूम, जहां पे तुम पढ़ रहे हो, जहां तुम सीख रहे हो बेटा, जहां पे आपका ऑब्जर्वेशन हो रहा है, जहां पे आप कुछ सीख रहे। ऑब्जर्वेशन का मतलब समझ में आता है ना? क्या होता है ऑब्जर्वेशन का मतलब? अबे जहां पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, है ना, जहां पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जिस जगह पे वो क्या कहलाएगा, सिस्टम। और बाकी अगर सबको सिस्टम को छोड़ दो तो कहलाएगा सराउंडिंग, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स है। जैसे मान के चल, है ना, कि ये आपका पूरा यूनिवर्स हो गया भैया, ये टोटल आपका यूनिवर्स हो गया, और ये ब्रह्मांड हो गया, ब्रह्मांड, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया ब्रह्मांड भैया, ये टोटल ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड का कोई एक जगह पर, मान के चल ये ब्रह्मांड का कोई एक जगह है जिसको हम लोग कह रहे हैं झुमरी तलैया। अरे क्या कह रहे हैं, झुमरी तलैया, मतलब तिलैया, है ना। ये हो गया आपका झुमरी तिलैया। तो बेटा आप अगर झुमरी तिलैया से हो, अगर आप झुमरी तिलैया से हो, तो ये झुमरी तिलैया जो होगा वो क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा। और बाकी ये ब्रह्मांड, ये झुमरी तिलैया को हटा दो, है ना, झुमरी तिलैया को हटा दो, आओ चले हम झुमरी तिलैया। तो ये अगर झुमरी तिलैया को हटा दो, है ना, तो ये जो पोर्शन बच जा रहा है आपके सामने, ये दिस रिमेनिंग पोर्शन जो है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, सराउंडिंग कहते हैं। इसी को हम लोग सराउंडिंग कहते हैं। अरे भाई ऐसे मत करो यार। अरे भाई एक ग्लास लो, ग्लास में पानी ले लो, पानी के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करो भैया। तो तेरा जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ऑब्जर्वेशन हो रहा है, वो कहाँ हो रहा भैया, बताओ कहाँ हो रहा है, पानी में हो रहा है। तो पानी क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा, है ना। और पानी को छोड़ दो, जो अगल बगल में जो बच गया वो क्या कहलाएगा, सराउंडिंग कहलाएगा भैया। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या बेटा, कि सिस्टम और सराउंडिंग को ये वाला पोर्शन ए और ये वाला पोर्शन बी, ए और बी को कुछ देखो, ये एक लाइन है ना, एक बाउंड्री है जिसको तुम कह सकते हो, एक वॉल है जो दोनों को अलग कर रहा है बेटा। ये वॉल, दिस वॉल, ये वॉल को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, बाउंड्री कहते हैं, जो बचपन से तुम जानता है ना। अरे तुम जिस घर में रह रहा है ना, वो सिस्टम हो गया, अगल बगल पड़ोसा पड़ोसी जितना लोग हैं सब सराउंडिंग कहलाएगा भैया। और आपका घर का वॉल जो है वो क्या कहलाएगा, बाउंड्री कहलाएगा। समझ में आ गया, वेरी गुड। चले आगे बढ़े। आपसे कोई पूछेगा सिस्टम क्या है, तो सिस्टम सर यूनिवर्स का पार्ट है, जहां पे एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, ऑब्जर्वेशन जहां आपका हो रहा है, वेरी गुड।
सराउंडिंग क्या होगा सर? सिस्टम को हटा दो, जो बच गया वो क्या कहलाएगा? सराउंडिंग कहलाएगा। वेरी गुड। ठीक, तो आपसे अगर पूछा जाए है ना सिस्टम सराउंडिंग, अच्छा यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है बेटा? यूनिवर्स क्या है? सिस्टम प्लस सराउंडिंग जो है वो दोनों मिलकर के क्या बनाता है? बस, है ना। चलो बेटा, आपसे पूछेगा बाउंड्री क्या है ना, आपसे पूछेगा बाउंड्री क्या है। थर्ड नंबर में आपसे कोई पूछेगा भाई, आपसे कोई पूछेगा बाउंड्री क्या है भाई? बाउंड्री, बचपना में तो कितने बाउंड्री को क्रॉस किए होंगे आपको पता नहीं होगा। वेरी गुड, है ना। ये बाउंड्री क्या है? तो कुछ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है। इसको हम लोग बोल सकते हैं द वॉल, बोल सकते हैं द वॉल, है ना, द वॉल, है ना, विच सेपरेट, द वॉल विच सेपरेट, है ना, विच सेपरेट, है ना, द सिस्टम, विच सेपरेट द सिस्टम, है ना, फ्रॉम सराउंडिंग, फ्रॉम सराउंडिंग। ये हो गया आपके सामने। ठीक, ऐसा वॉल जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर दे उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। आपके सामने देख लो। ठीक, अच्छा, हम ये थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज हम क्यों भूल गए भाई, है ना? अरे भाई, हम थर्मोडायनेमिक्स का वेटेज क्यों भूल गए भाई? ये थर्मोडायनेमिक्स इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि अगर हम बात करें नीट में भाई, अगर नीट में हम बात करें तो नीट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन तो डन है भैया। और अगर जेई में बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन कंफर्म है भाई, ये श्योर है, पक्का, है ना। तो ये कुछ पोर्शन हो गया, कुछ बेसिक टर्म हो गया, है ना। तो आप इसको जो करना है कर लो, है ना। आपको स्क्रीनशॉट करना है, जो करना है ना, आप थोड़ा जल्दी लिखेंगे, है ना, ताकि हम आगे और पढ़ सके। चलिए, हो गया, लिख लिया। चलिए हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं कुछ, है ना। अभी बहुत पढ़ना भाई, है ना। आपसे कोई पूछेगा कि भैया सिस्टम क्या होता है, तो आप यही बताओगे कि सर जहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट चल रहा है वो क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। सराउंडिंग क्या होता है भैया? तो सिस्टम को छोड़ दो यूनिवर्स में से, वो क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा भैया। वेरी गुड। तालियां मुन्ना भाई, तालियां बजाओ इसके लिए। वेरी गुड। आपका बेटा हेडिंग होता है टाइप ऑफ सिस्टम। अब जो हेडिंग होने वाला है वो टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम का टाइप, कितने तरह के सिस्टम होते हैं बेटा। ये देखिए, ये बहुत डेंजर कलर है, देखा, दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है ना? आप देख लें इसे। चलिए, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना, टाइप ऑफ सिस्टम। चलिए, रेडी बेटा। टाइप ऑफ सिस्टम में क्या है कि आपको ये 3 तरह का टाइप मिलेगा। 3 टाइप्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, है ना बेटा। पहला टाइप का अगर हम लोग बात करें तो पहला टाइप है बेटा ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, है ना, ओपन सिस्टम। ये कुछ टर्म जानना पड़ेगा आपको, है ना। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने में बहुत मजा आएगा। तो कुछ बेसिक हम लोग जान लेते हैं ना, क्या बोलता है? क्या बोलता है? चले बेटा, पहला आपको एक सिस्टम है जिसको हम लोग ओपन सिस्टम कह रहे हैं, नाम से ही पता चल रहा है ओपन। अरे क्या बेटा, इसमें क्या होता है कि ऐसा सिस्टम है, द सिस्टम, है ना, द सिस्टम इन विच, द सिस्टम इन विच, है ना, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, है ना, एंड मैटर between system and surrounding, between system and what? Surrounding, है ना। मतलब क्या है कि जो भी हम लोग बेटा एनर्जी का अभी नहीं बोले थे इंटर कन्वर्जन करेंगे, वो इंटर कन्वर्जन या हीट का जो इंटर कन्वर्जन करेंगे वो हमेशा सिस्टम और किसके बीच में करेंगे? सराउंडिंग के बीच में करेंगे। आपको भी पता चल गया, क्योंकि सिस्टम में हम बैठ करके एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे और जो बच गया वो सराउंडिंग कहलाएगा भैया। ठीक,
तो क्या बोला गया है कि ऐसा सिस्टम जहां पर दोनों चीज का एक्सचेंज हो सके, एक्सचेंज ऑफ व्हाट, एनर्जी, या यू कैन से दैट हीट, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, या यू कैन से दैट क्या, हीट, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड व्हाट, मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। जैसे मान के चल बेटा, आपने क्या करा कि एक प्यार से आपने क्या किया, एक ग्लास ले लिया, वेरी गुड, ये ग्लास ले लिया बेटा, ठीक, ये ग्लास ले लिया है ना, ये ग्लास ले लिया। क्या इसमें अभी ये ओपन है? ओपन का मतलब क्या है बेटा कि अभी ये ओपन है। ये ओपन का मतलब क्या है? इसको हम ढक्कन से ढके नहीं है, ये ओपन है ऊपर। अरे ग्लास ले लो ना नॉर्मल वाला। बहुत रुलाते हो यार, समझ नहीं आता, ढक्कन नहीं ढके ऊपर से, ठीक, वेरी गुड। इसमें क्या हम लोग वाटर मॉलिक्यूल या कोई भी मैटर, कोई भी सबस्टांस को हम लोग एक्सचेंज कर सकते हैं, या यहां से अपन यहां निकाल सकते हैं? यस सर, ओपन है ना, आप यहां से यहां डिजॉल्व कर दो या यहां से यहां ओपन निकाल दो भैया, तो भैया मैटर का तो हो जाएगा एक्सचेंज। और बेटा अगर आप इसको हीट करोगे बेटा, आप बताओ, अगर इसको आप हीट करोगे तो क्या ये जो वाटर मॉलिक्यूल आपने ले रखा था, क्या ये वाटर मॉलिक्यूल इसमें वेपर में कन्वर्ट हो पाएगा? यस, है ना। आप इसको हीट दोगे बेटा, तो आपने हीट दिया, ये देखो वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, देखो, है ना, आपने हीट दिया, है ना। ये हीट देने की वजह से क्या है कि वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो गया, है ना, तो एनर्जी का तो एक्सचेंज हो ही रहा है ना, है ना, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो बेटा ओपन सिस्टम का मतलब सिंपली आप क्या याद रखोगे, है ना, ओपन सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें दोनों का एक्सचेंज हो जाए, ठीक, किसका किसका, मैटर का भी और क्या, एनर्जी या हीट का भी, है ना। चलो ये हो गया आपका पहला ओपन सिस्टम। सेकेंड है बेटा आपका क्या है, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, है ना, क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। बेटा क्लोज सिस्टम में क्या होगा कि मैटर का तो एक्सचेंज नहीं होता है, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, नो एक्सचेंज ऑफ मैटर, है ना, बट एक्सचेंज ऑफ एनर्जी या फिर हीट टेक प्लेस, है ना, टेक प्लेस। मतलब समझ में आया। अब यही बीकर को क्या करो, ऊपर से आप ढक दो, है ना, ऊपर से आप ढक दो, ये ढक दे रहे, है ना, इसको हम ढक दिए बेटा। अब भाई मैटर का तो एक्सचेंज अब नहीं हो पाएगा क्योंकि आपने इसको ढक दिया ना, आपने इसको ढक दिया, ठीक। चलो अब इसने आप अगर आप इसको ढक दोगे तो क्या यहां से मैटर यहां आ सकता है या यहां से यहां मैटर जा सकता है? नहीं जा सकता है ना। कोई भी पदार्थ को हम ना अंदर जा सकते हैं या अंदर से बाहर ला के ढक दिए। लेकिन बेटा अभी भी अगर इसको हीट करेंगे तो क्या ये वाटर मॉलिक्यूल जो है क्या वेपर में कन्वर्ट हो पाएगा? यस, बिल्कुल हो पाएगा, है ना। आप इसको हीट करो ना, ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है ना, एनर्जी का क्या वो एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, हीट का एक्सचेंज हो रहा है। आपने इसको हीट दिया, ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया भैया, है ना। तो वही तो है भैया, समझ में आ गया बात, पक्का। ये हो गया क्या, क्लोज सिस्टम। एंड थर्डली लास्टली होता है बेटा, थर्डली जो होता है वो थर्ड वाला जो होता है, वो थर्ड जो होता है बेटा वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है ना, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। बेटा आइसोलेटेड सिस्टम में कुछ भी चीजों का एक्सचेंज नहीं होता। कुछ भी चीजों का मतलब फोन का एक्सचेंज नहीं। अबे यहां हम एनर्जी, हीट और मैटर का एक्सचेंज करवा रहे हैं तो फोन का एक्सचेंज कहाँ हो जाएगा? आप मेरे को ये बताओ कहाँ हो जाएगा भैया? अरे भाई है ना, नहीं चलिए, है ना। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है बेटा नो एक्सचेंज ऑफ हीट एंड एनर्जी, है ना हीट का एक्सचेंज होगा ना एनर्जी का एक्सचेंज होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोलेटेड। अरे आपने देखा होगा ना, अभी वो एक बोतल आने वाला है, बोतल आता है मार्केट में, है ना,
थर्मस फ्लास्क जिसको कहते हैं, बोतल नहीं आते मार्केट में और ठंडा वंडा में यूज करते हैं अपन, उसमें गर्म पानी करके डाल दे, उसको ढक्कन से ढक दे, तो ढक्कन से ढक दोगे तो मैटर तो ना आ सकता है ना जा सकता है, सबस्टांस को ना हम लोग इन कर सकते हैं ना आउट कर सकते हैं, पहला चीज। और बेटा अगर उसको उसमें अगर आपने गर्म पानी डाला ना तो बहुत देर तक गर्म पानी रहता है, पता है ना, बहुत देर तक गर्म पानी आपको मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हीट या एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा, अगर होता तो ठंडा हो जाता है ना। तो एक आपने बोतल देखा होगा थर्मस फ्लास्क जिसको कहते हैं ना, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम। आपसे कोई पूछेगा कि आइसोलेटेड सिस्टम में क्या एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज होता है? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता है ना। आइसोलेट कर दिया गया, बिल्कुल अलग कर दिया गया उसको, है ना। आपसे कोई पूछेगा क्लोज सिस्टम में क्या चीज का एक्सचेंज होता है? एनर्जी का एक्सचेंज होगा भैया, लेकिन मैटर का नहीं। मरे मान के चल आपका घर ओपन था, दरवाजा खुला था, तो लोग आ रहे जा रहे, ठीक, मैटर आ रहे जा रहे हैं, है ना, और लगे हो, पड़ोसी को भी पता चल रहा है कि तेरे घर में क्या चल रहा है ना, तेरे घर में क्या हो रहा है। क्लोज बंद कर दो भैया, मैटर आएंगे जाएंगे क्या, लेकिन अभी भी यहाँ से वहाँ तक लोगों को पता चल रहा है क्या हो रहा है। अब चारों तरफ से ऐसा आपका घर बना दिया जाए, पड़ोसी है ही नहीं, कोई भी नहीं है, कोई सोर्स नहीं आपको दिया जा रहा है, खत्म हो गया। ना एक्सचेंज का, ना हीट का होगा, ना वट होगा, मैटर का होगा, ठीक। तो ये रहा टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में कुछ बात आपके सामने, है ना। अब इसके बाद भी अपन को बहुत सारा चीज पढ़ना है ना। ये थर्मो अभी स्टार्ट है भाई, अभी थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसका यूजेज, उसका लिमिटेशन, है ना, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, और बाउंड्री किसे कहते हैं, टाइप ऑफ सिस्टम क्या है, अभी तक तो यही पढ़े भाई। तो इसको जल्दी से जल्दी आप स्क्रीनशॉट कर लो, या जो भी करना है थोड़ा 1 सेकंड के अंदर कर लो भैया, है ना। चलिए हो गया, वेरी गुड। इसको हम मिटाते हैं, है ना, इसको हम मिटा देते हैं, क्या बोल रहा है, मिटाते हैं इसको हम, और आगे की तरफ चल रहे हैं भैया, ठीक। चलिए आने वाली है, आने वाली है, आने वाली है मिलन की घड़ी। ए बेटा चलिए, इसी के साथ हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। आगे कुछ टॉपिक्स है जिसको हम लोग जानते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, है ना। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लोग सभी बना लेंगे बेटा, है ना, जिस हेडिंग का नाम होगा थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, है ना। अगला हेडिंग जो है वो हेडिंग बना ले थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, है ना। आप कुछ हेडिंग बना ले थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, ठीक, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, ठीक, हेडिंग बना लीजिए आप। बेटा अपन को इसमें ना 2 प्रॉपर्टी जानना है ना। अभी बेसिक टर्म चल रहा है, ठीक, उसके बाद हम लोग बेसिकली अपन का जो थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट होगा वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से स्टार्ट होता है ना, जो कि आगे 1-2 लेक्चर में मिल जाएगा आपको, है ना, टेंशन नहीं ले। फिलहाल अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टी, इसमें अपन को 2 टाइप का प्रॉपर्टी पढ़ना, माफ कीजिएगा। पहला जो प्रॉपर्टी है बेटा, वो प्रॉपर्टी का नाम होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। पहला जो है वो कौन सा है बेटा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपके सामने पहला। अच्छा आप नोट्स बनाते चलो साथ में, हाँ, ज़्यादा बेटर से अगर आपको समझना है तो आप नोट्स बनाते चलो, ठीक, और अच्छा लगेगा। समझ आ रहा है ना, नोट्स बनाते चलो आप। चलो बेटा भाई, पहला जो पढ़ना है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आपसे कोई पूछे, है ना, कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो आप एक लाइन बोलोगे, वैसा प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी, है ना, द प्रॉपर्टी, ठीक, ऑफ सिस्टम, सिस्टम का प्रॉपर्टी है ना, सिस्टम का प्रॉपर्टी है विच डिपेंड अपॉन, विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, है ना, क्वांटिटी ऑफ क्या, मैटर, और
You can say that depend upon mass. Depends upon mass, है ना, और साइज ऑफ सिस्टम, है ना, कॉल्ड अपना नाम कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। एग्जाम्पल बेटा, है ना, एग्जाम्पल में हम लोग ले लेते, बहुत सारा एग्जाम्पल है ना, आपको भी पता है ना। एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेट, है ना, वॉल्यूम, ठीक, मोल, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, है ना, इंट्रोपी, ठीक, इंटरनल एनर्जी, ठीक, गिब्स फ्री एनर्जी। देखिए कितना अच्छा अच्छा नाम आने वाला है अब आपके सामने, गिब्स फ्री एनर्जी आपके सामने, देखिए कितना अच्छा नाम आ रहा है ना। इंथैल्पी, है ना, कर दिया जाए। बेटा आपके सामने कोई पूछेगा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, तो आप क्या बताओगे? वैसा प्रॉपर्टी, है ना, वैसा प्रॉपर्टी सिस्टम का जो डिपेंड हो रहा है, डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। बाय क्वांटिटी का मतलब मात्रा, कितना मात्रा है ना, समझ में आ रहा है ना बोला क्या चाह रहे हैं हम, ठीक। और डिपेंड अपॉन द मास, मास, है ना, मास, या फिर साइज ऑफ द सिस्टम, कि सिस्टम का साइज कितना बड़ा है, ठीक है। जैसे सिंपली हम बात करें बेटा, वेट आप जानते हैं कि ये वेट बराबर क्या होता है? m गुने जी होता है भाई, mg। और जिसका मास ज्यादा उसका वेट ज्यादा, तो आप डिफाइन करो भैया, आपसे पूछा जाएगा क्या ये वेट जो है क्या मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, mg पे कर रहा है, m पे कर रहा है ना भाई। अगर m ज्यादा तो वेट ज्यादा, सोचने वाला बात है भाई। अरे यस या नो, अब बताओ मेरे को कि m ज्यादा तो वेट ज्यादा। वॉल्यूम भी ज्यादा भैया, है ना, अब वॉल्यूम बढ़ाओ, है ना, तो वॉल्यूम जो है छोटे सबस्टांस का कम वॉल्यूम होगा, ज्यादा बड़ा सबस्टांस का वॉल्यूम ज्यादा होगा, है ना। तो वही तो बात आ गया कि साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है, आप बोल सकते हो, है ना। मोल बराबर गिवन मास बटा मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रहा है भैया। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², आपको भी पता है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। मतलब दुनिया का कोई भी वैसा चीज जो मास पे डिपेंड कर जाए, है ना, या फिर बोल सकता क्वांटिटी पे डिपेंड कर जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। आंख बंद करके बस याद कर लो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होता है जो मास ऑफ द मैटर पे डिपेंड कर जाए, साइज ऑफ द सिस्टम पे डिपेंड कर जाए, क्वांटिटी मात्रा, कितना मात्रा है, वो क्या कहलाएगा? एक्सटेंसिव। इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी, कुछ नया टर्म आने वाला, यही चैप्टर में हम लोग आने वाले हैं ना। इंट्रोपी क्या होता है डिटेल पढ़ेंगे, बहुत इंटरटेन आएगा। इंटरनल एनर्जी क्या होता है आगे डिटेल पढ़ना है। गिब्स फ्री एनर्जी वेरी इंटरेस्टिंग लगेगा टॉपिक, जो कि यही चैप्टर में अपन को डिटेल चर्चा करना है। इंथैल्पी क्या होता है ये भी चर्चा करना है डिटेल में। मतलब क्या है कि ये सब टर्म जो दिखाई दे रहे वो कहीं ना कहीं क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, इस वजह से हम लोग क्या कह दिए? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कह रहे हैं, ठीक। और सेकंड जो पार्ट है भैया, है ना, सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड टॉपिक जो है, सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आपसे कोई पूछे इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, तो वो डिपेंड नहीं करता है, वहां पे बस एक वर्ड लगा दोगे, डज नॉट डिपेंड। ये जो डिपेंड लिखे हैं इसके पहले एक वर्ड लगा दोगे, डज नॉट डिपेंड, है ना, डज नॉट डिपेंड ऑन मास, साइज ऑफ द, है ना, या क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डज नॉट डिपेंड। आ गया ना समझ में? इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें तो टेम्परेचर, इसका एग्जाम्पल देख लो भैया, इसका एग्जाम्पल टेम्परेचर हो गया भैया, है ना। आप क्या करो कि
5 ग्राम पानी ले लो या 100 ग्राम पानी ले लो, उसको बॉयल करोगे भैया तो 100 ही डिग्री सेल्सियस आएगा। ऐसा नहीं कि 10 ग्राम पानी ले लिया जा रहा तो उसका 200 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा, और 2 ग्राम पानी ले लिया है तो 20 डिग्री सेल्सियस पे करेगा, ऐसा कुछ नहीं भैया, है ना। मतलब क्या है, टेम्परेचर जो है वो क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा भैया। इतना ऐसा नहीं, ये मान के चलिए यूनिवर्स है तो यहाँ पे अगर 20 डिग्री सेल्सियस है तो बड़े जगह पे यहाँ पे है ना, अगर उसका मैटर बड़ा कर दिया जाए वही चीज़ का तो 40 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करेगा या मेल्ट करेगा, कुछ भी होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। मतलब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो डज नॉट डिपेंड कर रहा है ये सब चीज़ों पे है ना। आपके सामने एग्जाम्पल था टेम्परेचर भैया, है ना, टेम्परेचर। आपके सामने एग्जाम्पल है मेल्टिंग पॉइंट, है ना। आपके सामने एग्जाम्पल है बॉइलिंग पॉइंट। ये सब मास वास पे डिपेंड नहीं करता, क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा भैया, है ना, नहीं करता है। वही तो ये बोल रहे ना कि आप एक बीकर ले लो, बीकर में क्या करो कि 18 ग्राम पानी ले लो, है ना, और इसको बॉयल करो, देखते हैं कितना डिग्री पे बॉयल करेगा। और एक और बीकर ले लो, है ना, एक और बीकर ले लो जिसमें कि 100 ग्राम पानी ले लो, तो देखते हैं इसमें कितना बॉयल करेगा, कितना बॉयल कर, भाई नहीं करेगा सेम। अगर यहाँ 100 डिग्री पे बॉयल करेगा तो यहाँ भी 100 ही डिग्री पे बॉयल करेगा, जबकि यहाँ 18 ग्राम मास ले रखे हैं, यहाँ 100 ग्राम मास ले रखे हैं भैया। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल। यस सर, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड बेटा। मोलर हीट कैपेसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, मोलर हीट कैपेसिटी अभी आने वाला है, सब एक एक करके चैप्टर में नया नया टर्म। मोलर हीट कैपेसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये भी है, ये भी है कैपेसिटी, ये भी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पता नहीं क्या क्या बहुत सारे चीज हैं, है ना। और पता है आपको एग्जाम में यही सब क्वेश्चंस आएगा, है ना। एग्जाम में कभी कभी इजी क्वेश्चंस अगर दे तो पूछ देगा कि कौन सा ऐसा है जो इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है, तो कुछ नहीं करोगे आप, डायरेक्टली क्या करोगे, याद कर लो एग्जाम्पल को, है ना, है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, ठीक। ये सब हो गया कुछ आपके सामने, है ना, है ना, कोई दिक्कत? चलो, बाप रे बाप, चलिए हो गया। एक और मेन, अच्छा इसमें क्या है, एक्सटेंसिव में एक और पॉइंट आप कहीं लिख लोगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में बेटा ये जो होते हैं इट इज एडिटिव इन नेचर, इट इज एडिटिव इन नेचर, है ना। मतलब क्या है कि इसको जोड़ सकते हैं इन नेचर, है ना, इन नेचर, इन नेचर आप इसको जोड़ सकते हो, बिल्कुल जोड़ सकते हो, कोई ऐसा चीज नहीं है ना, आप आसानी से जोड़ सकते हो। जैसे मान के चल आपके सामने क्या कर रहा है कि एक सिस्टम बनाया गया है ना, एक सिस्टम है, एक और सिस्टम है। अगर इसका क्या किया गया 20 जूल एनर्जी और इसके पास में 20 जूल एनर्जी, और ये दोनों को अगर कंबाइन कर दिया गया तो टोटल कितना हो जाएगा भैया, 40 जूल एनर्जी हो जाएगा, 40 जूल एनर्जी हो जाता है। दिस इज द एडिटिव इन नेचर, है ना। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? लेकिन बेटा ये जो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो नॉन एडिटिव इन नेचर, इसको आप जोड़ नहीं सकते हो क्योंकि ये मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है ना, तो जोड़ के भी क्या करोगे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई फर्क ही नहीं होगा, है ना। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं? तो ये आपका एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, है ना। ये आप देख लोगे, एक नोट पॉइंट आप लिखोगे बेटा, एक नोट पॉइंट लिखोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। अच्छा एक चीज बता देते हैं हम, है ना, डेंसिटी, डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब डेंसिटी बराबर क्या होता है बताओ, मास बटा क्या होता है बेटा, वॉल्यूम, है ना। मास बटा क्या होता है, वॉल्यूम। और मास जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, और ये भी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और बेटा जब कभी भी आप एक नोट पॉइंट यहाँ पे लिखोगे, बहुत बेहतरीन पॉइंट है, एक नोट पॉइंट यहाँ पे आप लिखोगे, है ना, नोट पॉइंट लिखोगे भाई, यहाँ पे क्या लिखोगे कि जैसे ही दो क्वांटिटी, जैसे मान के चल ए is the extensive property and B is the extensive property also। अगर दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को बेटा जोड़ोगे, ऐड करोगे, है ना, तो हमेशा जो प्रोडक्ट होगा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ही होगा, है ना, हमेशा।
दो एक्सटेंसिव चीजों को जोड़ोगे तो एक्सटेंसिव ही आएगा। लेकिन अगर आपने क्या करा, एक एक्सटेंसिव ए मान के चल एक्सटेंसिव है और बी मान के चल ये भी एक्सटेंसिव है, और दोनों को अगर डिवाइड करोगे, क्या करोगे बेटा, डिवाइड करोगे, तो जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। वेरी इंपॉर्टेंट बात। जैसे डेंसिटी के केस में मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वॉल्यूम इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बट एक्सटेंसिव को डिवाइड करते हैं तो क्या बन जाता है, इंटेंसिव। ये एक कैरेक्टरिस्टिक होता है ना, ये आपको दिमाग में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो ये कुछ बात हो गया आपके सामने, है ना, समझ आ गया। चलो, ये कुछ बात हो गया। इसके बाद अपन को, है ना, पढ़ते हैं। इसके बाद अपन को एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, है ना। तो फिलहाल अभी तक हम लोग क्या क्या चर्चा कर लिए, याद है ना। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, इसका यूजेज क्या है, इसका लिमिटेशन क्या है, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है। तीन तरह के सिस्टम होते हैं, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड सिस्टम होते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी पढ़े हम लोग, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो डिपेंड करता है किसके ऊपर, मास के ऊपर, और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास के ऊपर डिपेंड करता नहीं। वेरी गुड। कुछ एग्जाम्पल होते हैं, आपको याद कर लेना कुछ एग्जाम्पल्स को, है ना। उसके बाद अपन कुछ पढ़ते हैं भाई थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन, है ना, कुछ अपन पढ़ लेते हैं कुछ, है ना। कुछ अपन आज एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं, जिस हेडिंग बनाया जाए, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो सबके सामने होना चाहिए। हेडिंग है ना, क्या है ना, थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन, थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन, थर्मोडायनेमिक्स फंक्शन, है ना। बेटा अपन को कुछ और डिटेल कुछ जानना है, एक दो टर्म जानना पड़ेगा, जिसमें कि पहला जो जानना हो बेटा वो स्टेट फंक्शन जानना है, स्टेट फंक्शन, है ना। पहला अपन को क्या जानना, स्टेट फंक्शन, है ना। स्टेट फंक्शन, बेटा नाम से ही पता चल रहा स्टेट फंक्शन क्या होता है ना। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कि ऐसा फंक्शन, द फंक्शन, इसको आप डिफाइन कैसे कर सकते हो, देखो देख लो, द फंक्शन, है ना, विच डिपेंड, जो डिपेंड हो रहा है, विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल, है ना, स्टेट, है ना, बट डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, है ना, जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बेटा, इंटरनल एनर्जी, है ना, एनर्जी। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, इंथाल्पी, है ना, क्या ले सकते हैं, इंथाल्पी। एग्जाम्पल ले सकते हैं इंट्रोपी, क्या ले सकते हैं बेटा, इंट्रोपी। सब आने वाला आगे, है ना, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में यही सब तो पढ़ना है भाई, यही सब पढ़ना आगे जा करके, है ना, यही सब टर्म पढ़ना पड़ेगा। इंट्रोपी क्या होता है, इंथाल्पी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, गिब्स फ्री एनर्जी, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होते हैं, सब आगे पढ़ना है। बस आपको फिलहाल यहाँ पे याद रखना है ये कि ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे आपका एग्जाम्पल और हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, है ना, मोल हो गया, है ना, ETC का, ये सब कुछ टर्म होते हैं जो कि क्या है, स्टेट फंक्शन है। मतलब स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, आप समझते हैं हम लोग, है ना, कि कोई भी दुनिया का ऐसा फंक्शन, वैसा फंक्शन जो डिपेंड हो रहा है, निर्भर करता है इनिशियल और किसके ऊपर, फाइनल के ऊपर, लेकिन पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है। एक इसका एक एग्जाम्पल से समझते भाई, एक एग्जाम्पल से समझते इसको, है ना, अपन एग्जाम्पल से, कि भाई मान के चल आपका जन्म बहुत गरीबी में हुआ है, बहुत गरीब के यहाँ आपने जन्म लिया, तो इनिशियल कंडीशन आपका गरीब था। मतलब जब आपका जन्म हुआ था, बॉर्न हुए थे, आप जन्म लिए थे, तो आप बहुत वीक फैमिली से थे, मतलब पुअर थे आप, है ना। लेकिन बेटा 25 साल, 24 साल, 20 साल या 18-19 साल के बाद आप जब कुछ बड़े हुए, आफ्टर कुछ सम टाइम, है ना, आफ्टर 18 ईयर या 17 ईयर, जो भी आफ्टर सम टाइम, है ना,
सम टाइम आप जो है वो फैमिली मतलब बन गए, क्या रीच बन गए, अमीर आदमी, आपने मेहनत करा, जी जान लगाया, दुनिया को सेक्रीफाई कर दिया अपने काबिलियत के पाने के लिए और आपने बन गया रिच। तो आप बताओ मेरे को कि शुरुआत में आपने था बहुत गरीब और बाद में कुछ सालों के बाद आप बन गए रिच। बेटा आपका इनिशियल और फाइनली कंडीशन देखा जा रहा है, यही होता स्टेट फंक्शन। लेकिन आपको कोई ये मतलब नहीं है, दुनिया का कोई ये मतलब नहीं है कि आपने गरीबी से उठ करके जब अमीरी की तरफ आया तो कौन कौन से पाथ में स्ट्रगल करना पड़ा, है ना, किस पाथ में कितना ठोकर आया, ये कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दुनिया को कोई मतलब नहीं है। जैसे बेटा आपने डिस्प्लेसमेंट देखा था, है ना, फिजिक्स में, डिस्प्लेसमेंट विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन, है ना, किस पाथ से कहाँ जा रहे हैं हमको उससे फर्क नहीं चला, बस हमको इनिशियल और फाइनली कितना था ये फर्क हो रहा अपन को। एग्जैक्टली यहाँ पर स्टेट फंक्शन यही होता है बेटा। जैसे मान के चल एक एग्जाम्पल लेते हैं ये केमिस्ट्री का। मान के चल आपको ए से जाना है बेटा बी, आपको ए से कहाँ जाना है, बी जाना है, ठीक। तो आपको जाने का तरीका बहुत हो सकता है, आप ए से डायरेक्ट बी के तरफ गए, मान के चल आपका जो इंथाल्पी में चेंजिंग आया वो डेल्टा एच आया। अभी पढ़ेंगे आगे डेल्टा एच क्या होता, अभी आगे पढ़ना, तेरे को टेंशन नहीं लेना, ठीक। मान के चल ए से अब ए बी में ना गए, पहले हम कहीं एक्स गए, या मान के चल ए से सी गए, तो आपने जो इंथाल्पी में चेंजिंग आया वो डेल्टा H1 आया। फिर आपने सी से कहाँ गया भाई, डी के पास गया, है ना, तो यहाँ पे मान के चल चेंजिंग जो आया वो H2 आया। फिर डी से बी चला गया आपने और मान के चल डेल्टा H3 आया भैया, ठीक। फिर आपने ए से मान के चल ई गया और आपको चलना पड़ा डेल्टा H4, और ई से एफ आप गए तो डेल्टा चलना पड़ा डेल्टा H5, है ना, और एफ से फिर बी आए तो मान के चल आपको चलना पड़ा डेल्टा H6। ये तीन कंडीशन आपने गया, कुछ यूं गया आपने, सीधा गया आपने, और कुछ ऐसे गया आपने। बेटा आपसे अगर पूछा जाएगा कि ये डेल्टा एच जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस डेल्टा एच इज द इक्वल टू, है ना, ये डेल्टा एच उतना ही होगा जितना ये डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 चला आपने, या डेल्टा एच उतना ही होगा डेल्टा H4 प्लस डेल्टा H5 प्लस डेल्टा H6 के बराबर होगा। मतलब सिर्फ इनिशियली और फाइनली पे डिपेंड कर रहा है, अपने पाथ कैसे जा रहा है वो फर्क नहीं पता चला, कोई मतलब नहीं है ना। दिस इज द व्हाट स्टेट फंक्शन, समझ में आ रहा है। लेकिन अगर एक इसका सेकंड टॉपिक जो आएगा बेटा पाथ फंक्शन, है ना, सेकंड जो टॉपिक आएगा इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है बेटा, पाथ फंक्शन। तो पाथ फंक्शन में क्या हो जाएगा, द फंक्शन विच डिपेंड अपॉन द इनिशियल, है ना, द फंक्शन, है ना, द फंक्शन विच डिपेंड ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एज वेल एज, है ना, एज वेल एज डिपेंड ऑन व्हाट पाथ, पाथ पे भी डिपेंड कर रहा, इनिशियल और फाइनली पे भी डिपेंड कर रहा है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, पाथ फंक्शन कहेंगे, है ना। चलो इसका कुछ एग्जाम्पल आपको याद कर ले, है ना, ज़्यादा बेटर होगा। कुछ एग्जाम्पल इसका याद कर लेते हैं अपन, है ना, कुछ एग्जाम्पल इसका, जैसे एग्जाम्पल हो गया वर्क डन आपका, है ना, वर्क डन हो गया आपका, कुछ हीट हो जाएगा, है ना, ETC, है ना। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि पाथ पे भी डिपेंड करता है और इनिशियल और फाइनल पे भी डिपेंड करता है, ठीक। चलिए ये कुछ हो गया आज का कुछ थर्मोडायनामिक्स का कुछ बेसिक बात, और आगे भी इसके ही जैसा कुछ और टर्म्स हैं कुछ, है ना, कुछ प्रोसेसेस हैं जो कि जानेंगे, लेकिन वो आज नहीं, वो आएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आपको मेरे साथ बने रहना है थर्मोडायनामिक्स के लिए, ठीक है। तो मैं अलविदा लेना चाहता हूँ, इसके बाद हम लोग मिलेंगे लेक्चर 2 में, तब तक जय हिंद।